अरे किरो भैया, सुना तुम्हारा मार्केट पोर्टफोलियो नीचे आ गया। सुनकर दुख हुआ भैया। सारी नो, डोंट बी, आई एम नॉट। मैंने इन्वेस्ट करने से पहले पोर्टफोलियो से शर्त तो नहीं रखी थी कि वो मुझे हर साल 30% रिटर्न देगा। पोर्टफोलियो में शर्तें नहीं होती तो अफसोस भी नहीं होना चाहिए। तो क्या हुआ, मेरा पोर्टफोलियो आज डाउन है। मैं आज भी उससे उतनी ही मोहब्बत करता हूँ, और इसलिए नहीं कि ये पोर्टफोलियो चेंज नहीं हो सकता, पर इसलिए कि उसे एडजस्ट करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। दोस्तों, हम सब ये चाहते हैं कि किसी तरह से हम अपनी सेविंग्स को डिफरेंट इन्वेस्टमेंट क्लासेस में इन्वेस्ट करते चले, ताकि हमें अच्छे रिटर्न्स मिल सकें और साथ ही साथ हमें लॉस का सामना भी न करना पड़े। जब भी हम इन्वेस्टमेंट की बातें करते हैं तो उसके रिटर्न्स को कई सारे फैक्टर्स इन्फ्लुएंस करते हैं, जैसे इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स, कंट्री की जीडीपी ग्रोथ, पॉलिटिकल कंडीशंस, मार्केट के सेंटिमेंट्स, उभरते इंडस्ट्री ट्रेंड्स, कंपनीज परफॉर्मेंस, ग्लोबल इवेंट्स और ऐसे कई सारे फैक्टर्स। अब आप ये सारे भारी भारी वर्ड सुनकर टेंशन मत लीजिए, इन्हें समझना उतना भी मुश्किल नहीं है जितना हमें लगता है। मैं कोशिश करूँगा कि इन सारे टर्म्स पे मैं आसान भाषा में आपके लिए वीडियो बनाऊँ। फिलहाल इस समय हम ये देख रहे हैं कि इंटरेस्ट रेट्स किस तरह से बढ़ते जा रहे हैं, तो इस वीडियो में हम ये समझने की कोशिश करेंगे कि इंटरेस्ट रेट्स कैसे अलग अलग इन्वेस्टमेंट क्लास को इम्पैक्ट करते हैं और हम कैसे इंटरेस्ट रेट्स को समझकर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस को और भी बेटर कर सकते हैं। सबसे पहले ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरेस्ट रेट होता क्या है। इसे एक सिंपल एग्जांपल से समझें तो जब आप अपने पैसे बैंक के सेविंग अकाउंट्स में रखते हैं या फिर उसकी फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं तो बैंक आपको उस पर इंटरेस्ट देता है। ये इंटरेस्ट, जिसे हम हिंदी में ब्याज कहते हैं, ये समय समय पर चेंज होता रहता है। इंडिया में जब आरबीआई इंटरेस्ट रेट्स बढ़ाता है तो आपको अपने पैसे पर इंटरेस्ट ज़्यादा मिलता है। जैसे अभी इंटरेस्ट रेट बढ़ा हुआ है तो आपको एफडी पे 6.5% to 8% तक का भी इंटरेस्ट मिल रहा है, पर 1 या 1.5 साल पहले आपको एफडी पे इंटरेस्ट 4 to 6% ही मिलता था, क्योंकि उस समय आरबीआई ने इंटरेस्ट रेट्स कम किए हुए थे। अभी इंटरेस्ट रेट्स कम क्यों होते हैं और बढ़ते क्यों हैं, इसके लिए हम किसी और वीडियो में समझने की कोशिश करेंगे। पर इस वीडियो में आइए ये समझने की कोशिश करते हैं कि इंटरेस्ट रेट्स के वेरिएशन के चलते कौन से इन्वेस्टमेंट क्लासेस पे क्या असर पड़ता है। सबसे पहली इन्वेस्टमेंट क्लास, बॉन्ड्स। बॉन्ड्स को अगर आसान भाषा में समझें तो ये एक ऐसा लोन या उधार है जो हम गवर्नमेंट या फिर प्राइवेट कंपनीज को देते हैं और इसके बदले हमें रेगुलर इंटरेस्ट मिलता है। जब उस बॉन्ड की डेट एंड हो जाती है तो हमें हमारे पैसे वापस मिल जाते हैं। इसे आप बैंक की एफडी के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं, जहाँ एफडी भी एक तरह का बॉन्ड ही है। बॉन्ड प्राइस और इंटरेस्ट रेट्स दोनों ही अपोजिट वे में मूव करते हैं। जैसे अगर इंटरेस्ट रेट्स बढ़ते हैं तो बॉन्ड के प्राइस भी गिर जाते हैं, और इंटरेस्ट रेट्स कम होते हैं तो जनरली बॉन्ड प्राइस बढ़ते हैं। अब ऐसा क्यों होता है, चलिए इसे समझने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए अगर इंटरेस्ट रेट्स 5% है और वो बढ़कर 7% तक चला जाता है, तो अगर कोई भी नया बॉन्ड इशू होगा तो बढ़े हुए इंटरेस्ट रेट्स पे, यानी कि 7% इंटरेस्ट रेट पे होगा, और पुराने बॉन्ड्स जो 5% पे इशू हुए थे उनका प्राइस कम हो जाएगा, क्योंकि इस 5% वाले बॉन्ड को कोई क्यों लेगा जब मार्केट में नए बॉन्ड 7% पे मिल रहे हो। तो इसी तरह जब इंटरेस्ट रेट्स कम हो जाते हैं, तो पिछले एग्जाम्पल को ही ले लें, तो मान लीजिए कि इंटरेस्ट रेट्स 7% से 5% तक आ गए, तो पुराने बॉन्ड्स के प्राइस भी बढ़ जाएंगे, क्योंकि वो बॉन्ड 7% में लिए हुए हैं, और नए बॉन्ड्स की प्राइस कम होगी क्योंकि उनका इंटरेस्ट रेट सिर्फ 5% ही है। तो इस तरह से इंटरेस्ट रेट्स के डेटा को समझकर आप अपने बॉन्ड इन्वेस्टमेंट को प्लान कर सकते हैं। एक ट्रिक तो ये है कि अगर आप हाई इंटरेस्ट रेट में अगर बॉन्ड ले लेते हैं तो आप ज़्यादा इंटरेस्ट रेट को एंजॉय कर सकते हैं, और साथ ही साथ आपके पास ये भी ऑप्शन है कि जब इंटरेस्ट रेट कम हो जाए और आपको अगर पैसे की ज़रूरत पड़े तो आप अपना हाई इंटरेस्ट वाला बॉन्ड प्रीमियम पे सेल कर उस पैसे को यूज़ कर सकते हैं। आइए अब इसमें रिस्क की बात कर लेते हैं। इस ऑप्शन में लॉस होने का रिस्क भी होता है। यूजुअली गवर्नमेंट बॉन्ड्स काफ़ी सेफ होते हैं, पर अगर आप किसी कॉर्पोरेट बॉन्ड में इन्वेस्ट कर रहे हो तो आपको उस बॉन्ड के बारे में अच्छी तरह से जांच कर लेनी चाहिए। और एक सिंपल ट्रिक ये भी है कि आपको ये देखना चाहिए कि वो बॉन्ड सिक्योर्ड बॉन्ड होना चाहिए, जहां अगर कंपनी डिफ़ॉल्ट भी करती है तो उस कंपनी के एसेट बेचने के बाद हमें हमारे पैसे मिल जाते हैं। आप किसी भी तरह की बॉन्ड इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से डिस्कस कर लें और उन्हीं की सलाह पर अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें।
चलिए अब सेकेंड इन्वेस्टमेंट क्लास पे चलते हैं, वो है स्टॉक्स। स्टॉक मार्केट एक बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है और मैं कोशिश करूँगा कि इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो बनाऊँ, पर इस वीडियो में इसे सरल भाषा में अगर समझें तो आपको किसी भी पब्लिक लिस्टेड कंपनी की ग्रोथ में अगर इन्वेस्ट करना है तो आपको उस कंपनी के स्टॉक्स खरीदने पड़ते हैं। इंडिया में NSE और BSE ऐसे एक्सचेंजेस हैं जहां पर आप स्टॉक्स बाय और सेल कर सकते हैं। इसके लिए आपके पास डीमैट अकाउंट का होना भी बहुत ज़रूरी है। स्टॉक्स और इंटरेस्ट रेट्स का रिलेशन थोड़ा कॉम्प्लेक्स है, पर ईजी वे में समझें तो ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स स्टॉक प्राइसेस के ऊपर नेगेटिव इम्पैक्ट डालता है। ऐसा इसलिए होता है कि ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स के चलते अगर बिजनेस में कंपनीज को लोन चाहिए तो उसका कॉस्ट भी बढ़ जाता है, जिससे कंपनीज का प्रॉफिट भी कम हो जाता है। ज़्यादा इंटरेस्ट रेट्स के चलते हम लोग भी कम खर्चा करते हैं। किसी भी चीज़ को लोन या फिर EMI पे लेने के पहले कई बार सोचते हैं और अपने परचेज को पोस्टपोन करते रहते हैं। इन सब बातों से कंपनीज की सेल्स और प्रॉफिट पे काफ़ी असर पड़ता है और स्टॉक्स के प्राइस भी नीचे आने लगते हैं। जब इंटरेस्ट रेट्स कम होना शुरू होते हैं तो इसका इकोनॉमी और स्टॉक्स पे एक पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ता है, पर इसकी टाइमिंग एक काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है जिसमें हम ये डिसाइड करते हैं कि हम स्टॉक्स को कब बाय करना शुरू करें और कब उसे बेच दें। मैं कोशिश करूँगा कि इसके लिए एक आसान भाषा में आपके लिए वीडियो बनाऊँ। स्टॉक मार्केट रिटर्न यूजुअली बाकी इन्वेस्टमेंट क्लासेस से ज़्यादा होता है, पर इसमें रिस्क भी ज़्यादा होता है और किसी भी स्टॉक को खरीदने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से अपने इन्वेस्टमेंट के बारे में सलाह ज़रूर लें। आइए अब थर्ड इन्वेस्टमेंट क्लास पे चलते हैं, रियल एस्टेट। रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट में आप प्लॉट, लैंड, कमर्शियल प्रॉपर्टी, रेजिडेंशियल हाउस, फ्लैट, ये सारी एसेट्स परचेज कर सकते हो। जब इंटरेस्ट रेट्स लो होते हैं तो घर या कोई भी प्रॉपर्टी लेने के लिए लोन लेना काफ़ी अफोर्डेबल हो जाता है और इसके चलते रियल एस्टेट्स की डिमांड भी काफ़ी बढ़ जाती है और उसके प्राइसेस भी बढ़ जाते हैं। उसी तरह से जब इंटरेस्ट रेट्स हाई होते हैं तो उन पर लोन लेना काफ़ी एक्सपेंसिव हो जाता है और रियल एस्टेट की डिमांड भी काफ़ी रिड्यूस हो जाती है, जिसके चलते रियल एस्टेट के प्राइसेस भी कम हो जाते हैं। ये रियल एस्टेट के प्राइस का एक स्टैंडर्ड बिहेवियर होता है, पर इंडिया के हिसाब से अगर देखें तो इसमें थोड़े वेरिएशंस हैं जो हम किसी और वीडियो में डिस्कस करेंगे। समरी के तौर पर अगर रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट को समझें तो इसे खरीदने का सही समय होता है जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो। तो अब आप इस पर यह कहेंगे कि अगर हम प्रॉपर्टी लोन लेकर खरीदें तो हमें इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ेगा। तो आपको ये समझना होगा कि जब इंटरेस्ट रेट कम होंगे तो आपका भी इंटरेस्ट उसके चलते कम हो जाएगा। आइए अब लास्ट इन्वेस्टमेंट क्लास पे चलते हैं, FD, गवर्नमेंट एंड पोस्ट ऑफिस स्कीम्स। इस इन्वेस्टमेंट क्लास को इंटरेस्ट रेट डायरेक्टली इम्पैक्ट करता है। जब इंटरेस्ट रेट बढ़ता है तो FD, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट, गवर्नमेंट फिक्स स्कीम्स, पोस्ट ऑफिस स्कीम्स, इन सब पर भी इंटरेस्ट बढ़कर मिलता है। और जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इस इन्वेस्टमेंट क्लास में भी इंटरेस्ट कम हो जाता है। तो अगर ईजीली समझें तो इन इन्वेस्टमेंट क्लास में इन्वेस्ट करने का सही समय तब है जब इंटरेस्ट रेट ज़्यादा हो। ये ऑप्शंस कंपैरेटिवली सेफ होता है जहां पर आपको गवर्नमेंट की गारंटी मिलती है। इन सब इन्वेस्टमेंट क्लासेस के अलावा भी कुछ और ऑप्शंस हैं जो हम आने वाले वीडियोस में एक्सप्लोर करेंगे। आज हमने जो भी इन्वेस्टमेंट क्लासेस या ऑप्शंस डिस्कस किए हैं उसमें मेरी तरफ से आपको कोई भी रिकमेंडेशन नहीं है। आप किसी भी इन्वेस्टमेंट को करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र से सलाह लें और उस सलाह के हिसाब से ही आप अपने इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लें। उम्मीद करता हूँ कि आज जो बातें हमने डिस्कस की हैं उनसे आपको कुछ सीखने को मिलेगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स एंड बाय फॉर नाउ।